10 अप्रैल 1912 यह वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आलीशान जहाज RMS टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए निकलता है। टाइटैनिक का यह सफर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से लेकर न्यूयॉर्क सिटी तक के लिए था। इसमें करीब 2200 से ज्यादा लोग सवार थे और जिसमें से 900 से अधिक क्रू मेंबर्स थे। इन सवार यात्रियों में गरीब आदमी से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन आदमी तक भी थे। अब इस टाइटैनिक के पहले सफर के लिए पैसेंजर, मीडिया और पब्लिक सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। टाइटैनिक बिना कोई यात्रा किए ही अपने कंस्ट्रक्शन के टाइम से ही बहुत ज्यादा मशहूर था। उसकी विशालता और सुंदरता को देखने के लिए सी पोर्ट के आसपास लोगों की भीड़ उमड़ गई थी। 1 लाख से भी ज्यादा लोग टाइटैनिक के पहले सफर को सिर्फ देखने के लिए वहां पहुंचे थे। लोगों ने इस जहाज के बारे में जितना सुना था और अखबारों में पढ़ा था, यह जहाज सामने से देखने पर उससे कहीं ज्यादा बड़ा और आकर्षित लग रहा था। यह जहाज 269 मीटर लंबा और 28 मीटर चौड़ा था और करीब 53 मीटर ऊंचा होता है। इसकी ऊंचाई करीब 10 मंजिला इमारत से भी ज्यादा थी। टाइटैनिक जितना खूबसूरत बाहर से देखने में लग रहा था, उससे कहीं ज्यादा आलीशान वो अंदर से था। यह अंदर से इतना ज्यादा लग्जरियस था कि इसके आगे एक 5 स्टार होटल भी फेल थे। द व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का यह सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत और सबसे मजबूत टाइटैनिक नदन आइलैंड की बेलफास्ट सिटी हालैंड एंड बल्फ यार्ड में बनाया गया था। इसको बनाने में लगभग 3000 मजदूरों ने 3 साल तक लगातार मेहनत की थी और जिसमें उस समय $7.5 मिलियन का खर्च हुआ था, जो अगर आज की डेट से कंपेयर किए जाए तो $400 मिलियन से भी ज्यादा होते हैं। इसकी बनावट और मजबूती पर व्हाइट लाइन स्टार कंपनी को इतना ज्यादा भरोसा था कि उन्होंने इसे अनसिंकेबल शिप का भी नाम दे दिया था, यानी ऐसा जहाज जो कभी नहीं डूबता हो। लेकिन यह किसी ने नहीं सोचा था कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत जहाज का ये पहला और आखिरी दिन होगा। अब उस वक्त यह किसे पता था कि ये आलीशान जहाज इतिहास के पन्नों में एक ऐसी कहानी बनकर रह जाएगा जिसे हजारों साल तक लोग याद करेंगे। The Titanic was a new breed of luxury liner. It was the largest ship yet built. The unsinkable pride of the White Star Line left Southampton. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The Titanic sank into the depths of the North Atlantic Ocean. After it struck an iceberg, more than 1,500 lost their lives. Hundreds of passengers and crew witnessed the tragedy and lived to tell the tale. A big ship like that could sink How did you escape? in the last lifeboat. The propellers were right out of water, the rudder was right out, and I could see the bottom, and then gradually she glided away, and that was that. That was the last of the Titanic. 2 अप्रैल 1912 के एक बहुत छोटे से सी ट्रायल के बाद टाइटैनिक को 10 अप्रैल 1912 की दोपहर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना कर दिया जाता है, जिसकी कमांड 62 साल के कैप्टन जॉन स्मिथ के हाथों में थी। अब कैप्टन स्मिथ को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी की तरफ से सख्त आदेश था कि टाइटैनिक को 7 दिन के अंदर यानी कि 17 अप्रैल की सुबह न्यूयॉर्क में पहुंचाना है। इस तरह कंपनी टाइटैनिक को लेकर एक मिसाल कायम करना चाहती थी कि टाइटैनिक रफ्तार के मामले में भी दुनिया का सबसे बेहतरीन जहाज है। अब 10 अप्रैल की शाम के करीब 6:30 बजे टाइटैनिक अपने पहले स्टॉप फ्रांस के शबोको पर रुकता है, जहां से 274 यात्री न्यूयॉर्क जाने के लिए उस पर सवार होते हैं। शबोक से निकलने के बाद टाइटैनिक अगले दिन 11 अप्रैल की सुबह 11:30 बजे आयरलैंड के क्विज टाउन में ठहरता है, जहां से उसमें 123 लोग और सवार होते हैं न्यूयॉर्क जाने के लिए। अब इसके बाद टाइटैनिक को सीधा न्यूयॉर्क में रुकना था, इसलिए जहाज अपनी फुल स्पीड के साथ न्यूयॉर्क की डायरेक्शन में चलने लगता है। टाइटैनिक के अंदर खुशी का माहौल था और सभी लोग टाइटैनिक के पहले सफर का भरपूर मजा ले रहे थे। लोगों ने टाइटैनिक के इस सफर के लिए उस समय अच्छे खासे पैसों का भुगतान किया था। टाइटैनिक के 3rd क्लास का टिकट का दाम था 7 पाउंड और 2nd क्लास का टिकट था 13 पाउंड। तो वहीं पर 1st क्लास टिकट का प्राइस था 30 पाउंड, जो कि आज के हिसाब से लगभग 4 लाख रुपयों का होता है। इसके अलावा ज्यादा अमीर लोगों के लिए 1st क्लास स्वीट की भी सुविधा थी, जिसमें 2 बड़े बेडरूम, 2 वॉक इन वार्डरोब, एक प्राइवेट बाथरूम और एक बड़े से सिटिंग रूम के साथ साथ कई सारी स्पेशल फैसिलिटीज भी थी। इस पार्लर स्वीट का टिकट 870 पाउंड का था, जिसकी कीमत अगर हम आज की डेट से कंपेयर करें तो 1 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा हो सकती है। 17 अप्रैल की सुबह न्यूयॉर्क पहुंचने की डेडलाइन के कारण कैप्टन स्मिथ ने टाइटैनिक को फुल स्पीड में चला रखा था। बेशक स्पीड तेज थी, लेकिन कैप्टन और उनकी टीम की तरफ से जहाज के हर पहलू पर बहुत बारीकी से नजर रखी जा रही थी। यही वजह थी कि जहाज को नॉर्थ अटलांटिक ओशन में नदन ट्रैक की जगह सदर्न ट्रैक से ले जाया जा रहा था, जबकि नदन ट्रैक एक शॉर्ट रूट था। अब ऐसा इसलिए किया गया था
क्योंकि जनवरी से अगस्त तक के महीनों में नदन ट्रैक के एरिया में मौसम काफी ज्यादा खराब रहता है और वहां पर आइसबर्ग की भी बड़ी बड़ी चट्टानें मौजूद होती हैं। इसलिए टकराव के खतरे को मद्देनजर रखते हुए नदन के सीधे रास्ते को छोड़कर सदन के लंबे रास्ते को चुना गया था। उस वक्त शिप में मौजूद हुए आइसबर्ग या फिर किसी भी तूफानी खतरे को जानने के लिए कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। इस वजह से जहाज के सामने उसके ऊपर एक क्रोज नेस्ट होता था जिसे लुकआउट पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। इस जगह पर हमेशा 1 से 2 लोग मौजूद होते थे जो दूरबीन के जरिए समुद्र में दूर तक निगरानी रखते थे और जहाज के रास्ते में किसी बर्फीली चट्टान या फिर तूफान से कैप्टन को आगाह करते थे, यानी कि कैप्टन को जानकारी देते थे। उस वक्त टाइटैनिक में ये काम फेडरिक फ्लीट और रीजनल ली ने संभाला हुआ था, लेकिन उनके साथ दिक्कत वहाँ पर ये थी कि उन्हें बिना दूरबीन के ही आगे वाले खतरों को देखना पड़ रहा था। दरअसल टाइटैनिक के एक ऑफिसर डेविड व्लेयर को एन मौके पर किसी और जहाज में शिफ्ट कर दिया गया था, तो जिस वजह से डेविड व्लेयर ने जब टाइटैनिक को छोड़ा तो गलती से अपने उस लॉकर की चाबी अपने साथ ले गए थे जिसमें टाइटैनिक की दूरबीन रखी हुई थी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि डेविड द्वारा की गई एक छोटी सी गलती टाइटैनिक के डूबने का कारण बन सकती है। ज्यादा टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से उस दौरान सभी जहाजों को एक दूसरे से संपर्क बनाते हुए चलना पड़ता था। वायरलेस रेडियो के जरिए जहाजों के बीच मैसेजों को ट्रांसफर किया जाता था, जिसमें आगे वाला जहाज पीछे वाले जहाज को रास्तों में पड़ने वाले सभी खतरों की जानकारी देता था। अब अभी तक तो सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था और टाइटैनिक अपने पहले सफर के 4 दिन बिना किसी दिक्कत परेशानी के गुजार देता है। लेकिन जैसे ही 14 अप्रैल का दिन शुरू होता है तो टाइटैनिक को एक के बाद एक टोटल 7 आइसबर्ग वार्निंग मिल चुकी थी, जिसमें आगे बर्फ की चट्टान होने का खतरा बताया गया था। अब यूं तो समुद्र के उस हिस्से में आइसबर्ग का होना साधारण बात थी, लेकिन एक साथ इतनी वार्निंग्स ने वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स को भी चिंता में डाल दिया था और उसकी चिंता का कारण था जहाज की तेज रफ्तार। फिलिप्स ने बिना देरी किए सभी वार्निंग्स के बारे में कैप्टन स्मिथ को बताया, पर यहाँ पर हैरानी की बात यह थी कि कैप्टन ने इतनी चेतावनियों के बाद भी जहाज की रफ्तार को धीमा नहीं किया। टाइटैनिक के इस पहले सफर पर टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार का चेयरमैन भी मौजूद था, जिसका नाम जोसेफ ब्रूस था। माना जाता है कि कैप्टन ने आइसबर्ग वार्निंग के बारे में ब्रूस को बताया था और जहाज की रफ्तार कम करने को भी कहा था, तो ब्रूस ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। ब्रूस नहीं चाहता था कि आइसबर्ग की वार्निंग की वजह से जहाज देर से न्यूयॉर्क पहुंचे। हालांकि इतनी आइसबर्ग वार्निंग को कंसीडर करने के बाद कैप्टन स्मिथ ने 14 अप्रैल की शाम 5:50 पर टाइटैनिक के रूट को थोड़ा सा साउथ की तरफ मोड़ दिया था, लेकिन स्पीड फिर भी कम नहीं की थी और ऐसा करते करते रात हो गई थी और दुर्भाग्य से उस रात को चांद भी नहीं निकला था, तो बिना दूरबीन के दूर तक कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। 14 अप्रैल की रात 10:55 पर टाइटैनिक को 9th और फाइनल वार्निंग मिलती है। ये चेतावनी उस वक्त टाइटैनिक को एसएस कैलिफोर्निया जहाज से मिलती है। दोनों जहाज उस समय चंद किलोमीटर की दूरी पर ही थे। कैलिफोर्निया शिप से जो आखिरी संदेश था वो यह था कि बहुत ज्यादा बर्फ की पहाड़ियां होने की वजह से हम आगे सफर नहीं करेंगे और रात यहीं पर गुजारेंगे। अब लास्ट वार्निंग के करीब 35 मिनट बाद, यानी कि रात के 11:30 बजे, टाइटैनिक जब घनघोर अंधेरे में पानी को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था, तब जहाज के ऊपर बैठे दोनों क्रू जहाज के सामने आने वाली अड़चनों पर नजर रख रहे थे। अब तेज ठंडी हवाओं की वजह से और बिना दूरबीन के कुछ भी दूर तक साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन तभी उसके 9 मिनट बाद, यानी कि रात के 11:39 पर फेडरिक को जहाज के सामने एक बर्फ की बड़ी सी चट्टान दिखती है जो करीब 400 फीट लंबी और 100 फीट ऊंची थी। उस चट्टान को देखते ही फेडरिक ने जहाज के ऊपर लगे घंटे को 3 बार जोर से बजाया और तुरंत फोन करके 6th ऑफिसर जेम्स पॉल मूडी को बताया कि जहाज के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान है। अब इसके बाद पूरा क्रू हरकत में आ गया और जहाज को रोकने के लिए इंजन को फुल स्पीड में रिवर्स में चालू कर दिया और जहाज को तेजी से लेफ्ट साइड में मोड़ा जाने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और जहाज की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि इतने कम समय में उसको किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता था। अब टाइटैनिक को जितना हो सकता था उतना तो मोड़ा कैप्टन ने, लेकिन फिर भी रात के 11:40 पर टाइटैनिक की आगे की साइड का राइट वाला हिस्सा बर्फ की चट्टान से जाकर टकरा जाता है। अब यह टकराव इतना ज्यादा तेज था कि इसने जहाज में सभी मौजूद लोगों को हिलाकर रख दिया। टाइटैनिक के नुकसान का जब जायजा किया गया तो पता चला कि जहाज के 6 कंपार्टमेंट डैमेज हो चुके हैं और उनमें बहुत तेजी से पानी भर रहा है। और यह सुनकर कैप्टन स्मिथ के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जहाज सिर्फ 4 कंपार्टमेंट में पानी भरने की क्षमता में ही तैर सकता था और 6 कंपार्टमेंट में पानी भरने का मतलब था
कि टाइटैनिक कुछ ही समय में डूबने वाला है। थॉमस ने कैप्टन को बताया कि उनके पास सिर्फ 1-2 घंटे का ही समय है, उसके बाद जहाज पानी में डूब जाएगा। अब ऐसे में कैप्टन स्मिथ रात के 12 बजे रेडियो से सिग्नल भेजने का आदेश देते हैं ताकि आसपास मौजूद कोई जहाज उन्हें बचाने आ सके। अब जहाज के अंदर पानी जिस तेजी से भर रहा था उसे पंप के द्वारा बाहर निकालना भी असंभव था। अब वहां मौजूद पैसेंजर्स को बचाने के लिए लाइफ बोट को समुद्र में उतारा जाने लगा। यह बदकिस्मती ही थी कि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महंगे टाइटैनिक में केवल 20 लाइफ बोट्स मौजूद थी, जिसमें से कुछ लाइफ बोट्स की क्षमता 65 लोगों की थी तो कुछ की क्षमता सिर्फ 40 लोगों की थी। इस तरह इन 20 लाइफ बोट्स के जरिए सिर्फ 1200 लोगों को ही बचाया जा सकता था, जबकि जहाज पर तो 2200 से ज्यादा लोग मौजूद थे। अब रात के 12:20 पर टाइटैनिक का सिग्नल कारपेथिया शिप को मिलता है। अब जैसे ही कारपेथिया शिप को टाइटैनिक की हालत का पता चलता है तो कारपेथिया शिप का डायरेक्शन टाइटैनिक की दिशा में मोड़ दिया जाता है। अब कारपेथिया टाइटैनिक की मदद के लिए निकल तो गया था, पर सवाल ये था कि वह वहां पर सही समय पर पहुंचेगा या फिर नहीं, क्योंकि इस वक्त कारपेथिया टाइटैनिक से 107 किलोमीटर की दूरी पर था और इस दूरी को तय करने के लिए जहाज अगर अपनी फुल स्पीड में भी चलेगा तो भी उसको 3 घंटे से ज्यादा का समय तो लग ही जाएगा। और टाइटैनिक के पास अब इतना समय नहीं बचा था। जैसे जैसे टाइटैनिक के आगे के हिस्से में पानी भरता जा रहा था वैसे वैसे वो आगे से पानी में धंसता जा रहा था। जहाज का झुकाव जब बहुत ज्यादा पानी की तरफ होने लगा तो पूरे जहाज में अफरा तफरी मच गई और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट्स की तरफ भागने लगा। रात के करीब 2 बजे जब जहाज से आखिरी लाइफ बोट को उतारा गया तो उसके बाद भी जहाज में 1500 से ज्यादा लोग मौजूद थे। जहाज पर अब एक भी लाइफ बोट नहीं बची थी और जहाज पर मौजूद 1500 से ज्यादा लोगों में खौफ का माहौल हो चुका था। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी और हर तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जिन लोगों को तैरना आता था वो समुद्र में कूद रहे थे, लेकिन समुद्र में तैरकर आखिर वो लोग कब तक बच सकते थे, क्योंकि समुद्र का पानी उस वक्त -2 डिग्री सेल्सियस ठंडा था और इतने ठंडे पानी में कोई इंसान ज्यादा से ज्यादा सिर्फ आधे घंटे तक ही जीवित रह सकता है। अब रात के 2:17 पर जैक फिलिप्स आखिरी सिग्नल भेजते हैं मदद के लिए। अब मदद के लिए आ रही एकलौती शिप कारपेथिया से अब तक तो ये लगातार कांटेक्ट में थे, लेकिन उसके अगले ही मिनट यानी कि 2:18 पर टाइटैनिक में बहुत ज्यादा पानी भर जाने की वजह से एक शॉर्ट सर्किट होता है और जहाज की इलेक्ट्रिसिटी बंद पड़ जाती है। अब ऐसे अंधेरे में अटलांटिक ओशन लोगों की चीख से गूंज रहा था, जिसके बाद रात के 2:20 पर टाइटैनिक देखते ही देखते अटलांटिक ओशन में समा जाता है। जिस टाइटैनिक को बनाने में 3 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया था उसे डूबने में 3 घंटों का भी समय नहीं लगा। टाइटैनिक अब पूरी तरीके से डूब चुका था। जो 1500 से ज्यादा लोग टाइटैनिक पर रह गए थे उनमें से कुछ की जान पानी में कूदकर ठंडे पानी की वजह से चली गई थी तो बाकियों को जहाज समेत समुद्र निकल गया था। अब जहाज के डूबने के करीब 1.5 घंटे बाद यानी कि सुबह के 3:30 बजे कारपेथिया शिप टाइटैनिक के डूबने वाली लोकेशन पर पहुंचता है, लेकिन वहां पर उन्हें टाइटैनिक का नामो निशान तक नहीं मिलता है। उन्हें सिर्फ लाइफ बोट्स पर बचे हुए लोग बहुत ही गंभीर हालत में मिलते हैं। इसके अलावा उन्हें वहां पर दिखती है सैकड़ों लाशें जो कि पानी पर तैर रही थी। कारपेथिया शिप भले ही वहां पर देर से पहुंचा, लेकिन लाइफ बोट्स पर बैठे लोगों को बचाने में वह कामयाब रहा। सुबह 4:10 पर पहली लाइफ बोट को रेस्क्यू किया जाता है कारपेथिया शिप में। अब उन सभी को रेस्क्यू करने में करीब 4 घंटों का समय लग गया था और फिर करीब सुबह के 8:30 बजे कारपेथिया शिप न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाता है और फिर वह 4 दिन का सफर तय करने के बाद 18 अप्रैल 1912 को रात के 9:25 पर न्यूयॉर्क पहुंचता है, जहां पर हजारों लोग नम आंखों से उसका इंतजार कर रहे थे। सो दैट्स इट, यह पूरी कहानी थी टाइटैनिक शिप की। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।